नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ये सोशल साइंस यानी बच्चों सामाजिक विज्ञान का ये हिस्ट्री लेकर आए हैं। पहला चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर पहला रहेगा और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी, लघुत्तरी लघुत्तरी, सब हम लोग बच्चों चर्चाएँ करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम लोग बच्चे चैप्टर का नाम समझेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम समझना जरूरी है। देखो, यूरोप क्या है बच्चों? यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक जो है महाद्वीप है। महाद्वीप आप समझते होंगे बच्चों। महाद्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर बड़े बड़े महासागर होते हैं, महान समुद्र, बड़े बड़े महासागर होते हैं। ऐसा स्थल जिसको चारों तरफ बड़े बड़े महासागर होते हैं, उसे जो है महाद्वीप कहते हैं। टोटल महाद्वीप की संख्या कितनी है बच्चों? 7 महाद्वीप है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, किस प्रकार से राष्ट्रवाद उदय, राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम रखना, लगाव रखना है बच्चों, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आइए हम इससे संबंधित हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे जो है। सबसे पहले बच्चों हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? जर्मनी एक देश है जिसकी राजधानी जो है बर्लिन है। तो जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो बच्चों जो है नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यहाँ बच्चों हो जाएगा रूसों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बच्चों जो है रूसो है। कौन है? रूसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? क्रांति में क्या होता है बच्चों? एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव लाना। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा, लुई 14वां का शासन था। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो मध्यम वर्ग की जो है मुख्य भूमिका थी बच्चों। सही जवाब गा हो जाएगा, मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अधिकार विभाजन। यहाँ सही जवाब जो है घा हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1862 ईस्वी में चांसलर बना। सही जवाब बच्चों घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू। यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कई वर्षों परीक्षा में पूछा जा रहा है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा। देखो ये कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, 1 2 3 4 5। फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1789 ईस्वी में। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो खा हो जाएगा, मैजेनी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है फ्रांस में हुआ। फ्रांस की राजधानी क्या है बच्चों? फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। देखो कई वर्षों पूछा जाए परीक्षाओं में। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो सही जवाब जो है का हो जाएगा, जो है जोसेफे गैरीबाल्डी। पुनर्जागरण युग का अद्भुत किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति का फलस्वरूप क्या हुआ था बच्चों? तो जो है गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1848 ईस्वी में। सही जवाब गा हो जाएगा। फ्रांस में जो गणतंत्र घोषणा जो है 1848 ईस्वी में। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो बच्चों नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस देश से था। कहाँ से? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की जो है पुनर्स्थापना की गई थी? तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? बुर्बो। किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि? संधि मीन्स क्या होता है बच्चों? संधि मीन्स होता है समझौता। पूछा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो जो सही जवाब घा हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों मेजनी ने। लेकिन इतिहास में किसने अपनाई थी जो है रक्त और लौह की नीति? तो बलबन ने। सॉरी, उसको बाद देखेंगे बच्चों। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी?
यहाँ देखेंगे हमें मेजनी ने। जर्मनी के एकीकरण मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क की। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय जो है 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो ये बच्चों जर्मनी से है। कहाँ से? जर्मनी। जर्मनी में एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन नदी, जो दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है बच्चों। निम्नलिखित में से किसे जो है 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? विलियम प्रथम। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है 1789 में किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैटरनिक। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। जोसेपे मैसेनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? तो यंग इटली। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? जर्मन संस्कृति में वोक्स जिस्ट का आशय क्या था? तो आम जनता। सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे जो है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो 2 नंबर का आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो है गठन हुआ। चलिए अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला कौन थी? तो बच्चों महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला जो है लुइजे ऑटो पीटर्स थी। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवादी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सबको जो है समानता। देखो क्वेश्चन पूछा गया है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? उसका जो है विरोध क्यों हुआ? कोई एक कारण लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। 1789 में फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में बच्चों क्या होता है? राजा ही सर्वे सर्वा होता है, यानी जो है बाद में राजा का लड़का या कोई उसका रिश्तेदार ही शासक बनता है। यहाँ चुनाव नहीं होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन अब बच्चों क्या है, अब अधिकतर देशों में लोकतंत्र है, यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। तो पहले जो है अधिकतर जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी। तो 1789 में फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आर्थिक कुप्रबंध के चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था बदहाली में पहुंच गई, जिसके चलते जो है लोगों ने विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो बच्चों ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने सम्मिलित रूप से 1815 में नेपोलियन को पराजित किया था। इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए 1815 ईस्वी में वियना में मिले। इसे ही जो है बच्चों वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहते हैं। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास किया। नंबर 2, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को जो है लागू किया गया। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो चलिए इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेताओं में काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो जो है पहले हैं मोंटेस्क्यू, दूसरे जो है वॉल्टेयर। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य? गृह मतलब अपने घर में ही, समझ रहे होगे। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो गृह युद्ध के एक ही राष्ट्र के अंदर, यानी अपने ही राष्ट्र के अंदर, एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले जो है युद्ध को कहते हैं गृह युद्ध कहते हैं। अब हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है बच्चों, जिसमें आपको 3 अंक जो है मिलते हैं। लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑटो वन बिस्मार्क कौन था या क्यों प्रसिद्ध? देखो कई साल परीक्षाओं पूछ जा रहा है। तो बच्चों ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ
जैसे जैसे देखो अपने जैसे यहाँ राष्ट्रपति को अपने यहाँ के जो राजा होता है राष्ट्रपति कहते हैं ना। बहुत तो सारे देशों में अलग नाम है। जैसे जर्मनी में जो है राजा को चांसलर बोला जाता है, राष्ट्रपति को चांसलर बोला जाता है। तो वहाँ चांसलर ही सर्वे सर्वा होता है। ऑटोमान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। यूरोप आप समझ गए बच्चों एक महाद्वीप है। यूरोप का प्रभावशाली नेता था। जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। 1870 तक जो बिस्मार्क ने अपने रक्त और लौह की नीति से अपने देश की जो है राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। 1890 में उसने जो है अपने पद से जो है क्या कह दिया, त्यागपत्र दे दिया। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट से भी है, लघुत्तरी क्वेश्चन है बच्चों। क्रांति आप समझ गए, एक परिवर्तन, एक बदलाव। तो फ्रांस में एक परिवर्तन होगा, देखते हैं। तो उत्तर देखेंगे इसका हम लोग जो है। फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल जो है कारण थी। लुई 16वां की जो है फिजूल खर्ची से राजकोषीय खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से जो है दिवालियापन की जो है कगार पर था। ऐसी हालात में जो है शासक ने जनता पर जो है कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का जो है प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया। स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृश्य से फ्रांस की जो है तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण जो है बन गई। अब देखो दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आपको 6 अंकों के मिलेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आइए बच्चों जो है थोड़ा हम लोग दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का जो है विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। अथवा राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई। अथवा करके देखा चाहे इसको जो है। तो आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। देखो राष्ट्र राज्यों का उदय 18वीं शताब्दी में होता है बच्चों। 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं। देखो राष्ट्र राज्यों का उदय 18वीं शताब्दी के मध्य तक नहीं हुआ था। विभिन्न देश अनेक भागों, भाषाओं और कैंटनों में जो है विभाजित थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राष्ट्रवादी भावनाओं का जो है प्रसार होने लगा था। यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित थे। नंबर 1, संस्कृति की भूमिका। राष्ट्रवाद के विकास में युद्धों व क्रांतियों के साथ साथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कला, काव्य और कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जो है विकसित करने तथा व्यक्त करने में सहयोग दिया। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से जो है प्रकट होती थी। स्थानीय बोलियों पर वह बल और लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को फैलाना था। जैसे पोलैंड अब जो है स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का गुणगान किया गया तथा विभिन्न लोक नृत्यों को जो है राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। देखो भाषा है, भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलैंड में जो है रूसी भाषा को लाद दिया गया। इसके सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों में जो है पोलिश का प्रयोग हुआ। परिणाम स्वरूप पादरियों और बिशपों को जो है जेल में डाल दिया गया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। जन विद्रोह 1830 ईस्वी के जो है दशक में 10 वर्ष 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग, जो बड़े लोग होते हैं, कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था। कृषक कर्ज के बोझ तले दबे थे। शहरों और गांवों में कई कारणों से गरीबी थी। बेरोजगारी तथा खाद्यान्न जो खाने वाले से गेहूँ चावल, खाद्यान्न की कमी के कारण लोगों ने विद्रोह करने से शुरू कर दिए। इन विद्रोहों के कारण जो है रूढ़िवादी सरकारें कमज़ोर पड़ने लगी तथा राष्ट्रवादी भावनाएं जो है विकसित होने लगी। मध्यम वर्ग का उदय 18वीं सदी तक जो है यूरोप के विभिन्न देशों में 2 प्रमुख वर्ग थे बच्चों, कुलीन वर्ग तथा दास या कृषक वर्ग। आधुनिकीकरण माने क्या होता है बच्चों? उद्योग धंधे। आधुनिकीकरण के कारण जो है नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग अस्तित्व में आए, जो है उद्योगपतियों,
व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से जो है बने थे। इस वर्ग ने कुलीन विशेषाधिकारों की जो है समाप्ति तथा शिक्षित और उदारवादी माध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को जो है बढ़ाया। उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई विचारधारा पनपने लगी, उदारवाद। नए मध्य वर्ग के लिए इसका अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समझ सबकी जो है बराबरी। यही उदारवाद का अर्थ होता है बच्चों, कानून की समझ सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो आपसी सहमत से बनी हो। आर्थिक क्षेत्र में जो है बच्चों उदारवाद जो है बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को जो है समाप्त करने के पक्ष में था। नया व्यापारी वर्ग एक ऐसी आर्थिक नीति का पक्षधर था जहां जो है वस्तुओं, लोगों, पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। इस विचारधारा ने राष्ट्रीय एकीकरण को जो है बढ़ावा दिया। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप में जो है राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यूनान की राजधानी एथेंस थी। यूनानियों का जो है आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1832 ईस्वी के कुस्तुनतुनतिया के संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की जो है मान्यता दी। इस स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के अन्य देशों को भी जो है एकीकरण करने के लिए जो है प्रेरित किया। एकीकरण मतलब एक होना।